आज हम लोग बात करेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व परखकर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सरल शब्दों में, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आदिमानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल, डम शो, खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदिमानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पराराचकर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है: उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहां तीन बातें विचारणीय हैं। एक, भाषा ध्वनि संकेत है। दो, वह यादृच्छिक है। तीन, वह रूढ़ है। एक, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ये संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। 2, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहां शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घुड्डा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। 3, भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? आशा करता हूं कि आप लोगों को भाषा क्या है के बारे में समझ चुके होंगे। भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। भाषा के प्रकार भाषा के 3 रूप होते हैं। 1, मौखिक भाषा। 2, लिखित भाषा। 3, सांकेतिक भाषा। 1, मौखिक भाषा। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण: टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। मौखिक या उच्चरित भाषा भाषा का बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा, तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा, इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1, यह भाषा का अस्थायी रूप है। 2, उच्चरित होने के साथ ही यह समाप्त हो जाती है। 3,
वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हों, प्रायः तभी मौखिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। 4. इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनियु है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। 5. यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। लिखित भाषा। मुकेश छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पेआरएच कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण: पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। 3. सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, वे सब सांकेतिक भाषा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड्डा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता। भाषा की प्रकृति भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के 2 रूप है, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाएं ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। 1. बोलियाम। 2. परिनिष्ठित भाषा। 3. राष्ट्रभाषा। 8. बोलियाम। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। 2. परिनिष्ठित भाषा। यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खडीडी डीढ़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी आदि। 3. राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है।